सानेह साहिवाल की बात करते हैं और जिस तरीके से इस पर ऑपोजिशन भी बात कर रही है, हर तबके से ताल्लुक़ रखने वाला फ़र्द सानेह साहिवाल पर जिस तरीके से किया गया है वो वाक़या जैसे हुआ है सब कुछ, उस पर सब ये सोच रहे हैं कि ये तरीका किस दौर भी आगे नहीं चल सकता। सानेह साहिवाल की जुडिशल इंक्वायरी हो गई है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट सरदार शमीम ने हुक्म सुना दिया है। JIT के मशकूक तफ्तीशी अंदाज ने कोई और रास्ता भी तो ना छोड़ा था। समाअत के आगाज़ पर जस्टिस सरदार शमीम ने पूछा कि अब तक क्या कार्रवाई हुई है, ये सवाल किया गया। अदालत ने लिस्ट दी और हुक्म दिया था कि सबको तलब करें, बयान रिकॉर्ड करें, लेकिन अमल नहीं हुआ। एडिशनल IG CTD साहब क्यों ना आपको अदालती हुक्म पर अमल ना करने का नोटिस दे दें। जस्टिस सदाकत अली ने एडिशनल IG से पूछा कि क्या आप कभी दफ्तर से बाहर भी निकलते हैं। और इस मौके पर इस्तगासा के वकील एहतशाम अमीरुद्दीन ने जुडिशल इंक्वायरी के लिए दरखास्त की, जिस पर अदालत की जुडिशल इंक्वायरी का हुक्म दे दिया गया। सेशन जज साहिवाल इंक्वायरी के लिए मजिस्ट्रेट तैनात करेंगे। जो लोग बयान रिकॉर्ड करवाना चाहें वो JIT को बयान रिकॉर्ड करवाएं। इससे पहले मकतूलीन के अहले खाना ने JIT के साथ ताउन से इनकार कर दिया था और दूसरी जानिब पंजाब फॉरेंसिक लैब को CTD अहलकारों के ज़ेरे इस्तेमाल भेजे गए हथियार में तब्दीली कर दिए गए थे, ये भी इंकशाफ हुआ था। बिल्कुल, इस वक्त खलील के वकील एहतशाम अमीरुद्दीन हमारे साथ हैं। बैरिस्टर साहब बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। कहिएगा, सानेह साहिवाल के लिए अब जुडिशल इंक्वायरी होगी, आपके मौकिलीन का अदालती कमीशन का मुतालबा था, क्या अदालती इंक्वायरी के हुक्म पर मुतमईन है या नहीं है, थोड़ा सा बताइए। नहीं जी, मुतमिन तो वो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उनका जो जुडिशल कमीशन का मुतालबा था दे स्टिल स्टैंड बाय इट, और वो चाहते हैं कि जुडिशल कमीशन बने। अगर JIT की जो तफ्तीश है उसके नतीजे में इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं होते हैं तो वो चाहते हैं कि मॉडल टाउन तर्ज पर जिस तरह से हाई कोर्ट के एक सिटिंग जज के हवाले से एक जुडिशल कमीशन बना था उसी तरह का जुडिशल कमीशन बने। देखिए, जुडिशल इंक्वायरी जो है उसमें एक मैजिस्ट्रेट साहब जो हैं, लोकल मैजिस्ट्रेट जिनकी जो रिस्ट्रिक्शन बनती है वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट साहिवाल में, वो इंक्वायरी कंडक्ट करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि वो इन्फ्लुएंस होंगे, बिल्कुल भी मेरा ये मतलब नहीं है, लेकिन 12 साल हो गए मुझे भी वकालत करते हुए और मैं समझता हूँ कि मातहत अदालतों में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुए हैं। ये बहुत हाई प्रोफाइल केस है, बड़े हाई प्रोफाइल लोगों के स्टेक्स इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। तो अगर एक सिटिंग हाई कोर्ट के जज इसकी इंक्वायरी करते या सुप्रीम कोर्ट के जज इंक्वायरी करते तो ज़ाहिरी बात है कि विक्टिम फैमिली को ज़्यादा इत्मीनान होना था। इस वजह से जुडिशल कमीशन का जो उनका मुतालबा वो अभी तक कायम है। ठीक है, फैमिली के वकील एहतशाम अमीरुद्दीन हमसे बात कर रहे थे और बता रहे थे कि उनका मौक़िफ़ क्या है, उनके एतराज़ात क्या थे इस सारे केस में। और अब ये बड़ी डेवलपमेंट जो सामने आई है, क्योंकि पहले हुआ था कि जो लवाहिकीन थे वो अदम एतमाद का इजहार कर रहे थे JIT पे, और जुडिशल इंक्वायरी अब होगी, ये डेवलपमेंट है। हमने आज एक बहुत ही अहम इशू जिसके बारे में आपको बताया भी था, आज दुनिया भर में चाइल्डहुड कैंसर डे ऑब्जर्व किया जा रहा है, मनाया जा रहा है, और PSL में भी आज ये ऑब्जर्व होगा, गोल्डन रिबन्स बांधे जाएंगे। इस दिन का मकसद ये है कि आगाही पैदा की जाए कि बच्चों में कैंसर का मौजी मर्ज काबिल इलाज है और हम सब मिलकर बच्चों को इससे बचा सकते हैं। बिल्कुल, हर साल दुनिया भर में 3 लाख बच्चों में कैंसर की तशखीस होती है। इनमें से 80% केसेस तरक्की पजीर ममालिक से रिपोर्ट होते हैं। पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो सालाना 8000 बच्चों में कैंसर की तशखीस होती है। मुल्क में बच्चों में कैंसर के इलाज के लिए सिर्फ 13 सेंटर्स हैं, सिर्फ 13 सेंटर्स हैं। कैंसर में मुब्तला 50% बच्चों को इलाज तक रसाई ही हासिल नहीं होती। बच्चों में कैंसर का इलाज 100% मुमकिन है, लेकिन पाकिस्तान में इस मरज़ में मुब्तला 25 से 30% बच्चे ही मुकम्मल शिफा पाते हैं। पाकिस्तान में कैंसर में मुब्तला बच्चों के इलाज में पेशरफ्त कैसे हो, ये बहुत बड़ा सवाल है। इसी पर बात करते हैं। बिल्कुल, स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है गरीब मरीजों को बिल्कुल मुफ्त इलाज फराहम करने वाले इदारे इंडस अस्पताल के चेयर पीडियाट्रिक सर्विसेज हैं डॉक्टर अहमद। बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया डॉक्टर साहब। थैंक यू। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा, 13 सेंटर्स, 8000 बच्चे, बड़ा नंबर्स डोंट ऐड अप। क्या मुमकिन है कि इलाज हो सके पूरी तरह से कैंसर का पाकिस्तान में? जी बिल्कुल, देखिए बात यह है कि अब तो जो दुनिया में कंसेप्ट आ रहा है वो सेंटर ऑफ एक्सेलेंस का आ रहा है कि कुछ सेंटर जो है वो कुछ चीज़ों को ट्रीट करें और जो डिफ़िकल्ट चीज़ें हैं उनको बड़े सेंटर ट्रीट करें। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली जो 13 सेंटर्स हैं तो पाकिस्तान में, लेकिन वो उस तरह से बच्चों के तमाम कैंसर की ज़रूरियात को पूरा नहीं कर रहे हैं। जैसे 8 से 10 हज़ार बच्चों को अगर कैंसर पाकिस्तान के अंदर एवरेज पता चलता है तो हमारा अदाद-ओ-शुमार कहते हैं कि सिर्फ इसमें से 20% बच्चे या 30% बच्चे हेल्थ सेंटर्स में पहुँच पाते हैं। यानी जो
सेंटर पहुंच पा रहे हैं और जहां पे जिनको इन्वेस्टिगेट होकर ट्रीटमेंट शुरू हो पा रहे हैं, मतलब एक बड़ी तादाद, मेरा ख्याल है कि 50-70। इसकी वजह क्या है, क्यों नहीं पहुंच पाते? क्या तशखीस नहीं हो रही, क्या पता नहीं होता? इसकी मल्टीफैक्टोरियल वजह है। पहली वजह तो है कि ज़ाहिर पाकिस्तान में जो जनरल पॉपुलेशन है वो बहुत दूर दराज इलाकों, मतलब देही इलाकों में रहती है, और कंपैरेटिवली जैसे बलूचिस्तान का बहुत बड़ा इलाका है, सिंध का बहुत बड़ा इलाका है, ठीक है। दूसरी बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है ना कि आगही, कि हम मरीज़ों को या उनके वर्षा को, इवन हम समझते हैं कि हमारे डॉक्टर्स को भी इस मामले में देर से पता चलता है कि बच्चे को कैंसर, क्योंकि बच्चे में किसी कैंसर का लफ्ज़ जब आता है तो पहले तो सोचेगा बच्चे को कैंसर। हाँ। जब तक कि आदमी किसी अस्पताल में भी देखे, हमारे जब आप अस्पताल आए तो आपको सैकड़ों हज़ारों बच्चे नज़र आएंगे, तो लोग आके पहला सवाल ही करते हैं, डॉक्टर साहब बच्चों में भी कैंसर होता है। लेकिन जब देखते हैं कि हज़ारों बच्चे, सैकड़ों बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं और उनके अंदर कैंसर आ रहा है, तो लोग तशवीश में मुब्तला होते हैं। लेकिन मेरा ये ख्याल है, हमारा ये अंदाज़ा ये है कि हमारे पास जो बहुत बड़ा चैलेंज है वो ये है कि बच्चे बहुत देर से डायग्नोस होते हैं। उसका नुकसान ये होता है कि उनकी बीमारी इब्तदाई दर्जे से निकल के वो बॉडी में फैल चुकी होती है। फिर एक काबिल इलाज मर्ज़ जो कि इब्तदाई तौर पे स्टेज 1 स्टेज 2 जिसे हम कहते हैं, वो फैल के स्टेज 4 हो जाता है। तो फिर उनकी मिजरी, उनकी तकलीफ इतनी बढ़ चुकी होती है, तो इसलिए बहुत कॉमन साइन एंड सिम्टम, अगर हम आगे इंशाल्लाह डिस्कशन में इस बात को लेकर चलेंगे कि बहुत कॉमन साइन एंड सिम्टम होते हैं कि जिन पे वालिदैन की आगाही होनी चाहिए, और यही वर्ल्ड कैंसर डे का मकसद होता है कि भाई एक प्रॉब्लम है। डॉक्टर अहमद हामिद, हमारे वक्त की कमी हमारे पास, वरना इस पर अवेयरनेस, आगाही बहुत ज़रूरी है, और आगाही के साथ साथ जो इदारे काम कर रहे हैं वो सिर्फ अवेयरनेस ही ना फैलाएं, उसके लिए कुछ काम भी करें। अगर गरीब कोई मुस्तहिक है कैंसर का इलाज जिन्हें होना है, उनका इलाज भी करवा दें। अच्छा, पेरेंट्स के लिए भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों का कैंसर है तो तशखीस की भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपको अलामात नजर आ रही हैं तो बच्चों को प्लीज़ चेकअप करवाएं। बात करेंगे अपनी टॉप स्टोरी की। शहबाज शरीफ की जमानत पर रिहाई तहरीक इंसाफ के लिए सियासी नहीं, नजरियाती झटका भी है। गुज़श्ता रोज़ लाहौर हाई कोर्ट ने 4 माह पहले से गिरफ्तार शहबाज शरीफ की आशियाना हाउसिंग स्कीम और रमज़ान शुगर मिल्स केस में जमानत की दरखास्त मंजूर की और उन्हें रिहा करने का हुक्म दिया। फैसले से हुकूमत की सियासी पोजीशन भी कमजोर होगी, क्योंकि वजीर आजम और वज़रा का दिन रात यही कहना था कि जेल से आकर कोई शख्स अपोजिशन लीडर और पीएसी का चेयरमैन कैसे बन सकता है। बिल्कुल, खास तौर पर शेख रशीद अहमद के अरमानों पर ओस पड़ती दिखाई दे रही है, जो 2-4 रोज में सुप्रीम कोर्ट जाने वाले थे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा सदाकत अली अब्बासी हमारे साथ हैं, इसी मामले पर बात करेंगे कि पीटीआई इस पर क्या सोच रही है। बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। शहबाज शरीफ तो रिहा हो गए हैं, नून लीग इसे हक सच की फतह भी करार दे रही है, पीटीआई अब दिफाई पोजीशन पर दिखाई देती है। आगे इरादे क्या हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, थोड़ा सा इससे मुताल्लिक बताइए। बहुत शुक्रिया जी। पहली बात ये कि शहबाज शरीफ साहब का कोई केस उनका ख़त्म नहीं हुआ, कोई बरी नहीं हो गए, कोई उनके इल्ज़ामात उसी तरह हैं। लेकिन ये कि अदालत ने ये सोचना है कि शहबाज शरीफ जेल के अंदर रह के केस लड़ेंगे या जेल से बाहर, तो उन्होंने ये फ़ैसला किया कि उनको जेल से बाहर लेके रह के अपना केस लड़ें और अपने आप को साबित करें कि वो करप्ट या वो जो है ना वो उन्होंने करप्शन नहीं की। रही बात कि जी कोई बाकी मामला है, तो मैं समझता हूँ कि ये अदालती निज़ाम है, इस पर हमें यकीन करना है और यकीन कर लें, चाहे शहबाज शरीफ साहब की रिहाई हो या अलीम खान साहब की गिरफ्तारी हो, हमारी पार्टी में से कोई भी जाके अदालतों को बुरा भला नहीं कहेगा। आज मैं सवाल करता हूँ मुस्लिम लीग नून के मानने वालों को कि वो बताएं ज़रा, वो जो कहते थे कि जजेस के फैसले लिखे हुए हैं और वो बुग़्ज़ से भरे हुए हैं और कहीं और का फैसला लिख रहे हैं और वो मुझे क्यों निकाला, वो सारा कुछ अब हक और सच की फतह हो गया है। तो इसका मतलब है मुल्क में 30 साल हुक्मरानी करने वाले सदाकत साहब उनको अदालतें उनके हक में फैसला दें तो हक को सच की फतह है, और जब उनके खिलाफ दें तो वो सदाकत साहब आप ये बात कर रहे हैं तो हाँ सदाकत साहब, पहले तो आप लोगों को इतराज़ था कि शहबाज शरीफ जेल से पीएसी के इजलासों में आते हैं, लेकिन अब वो घर से आया करेंगे, तो क्या फैसले के बाद शहबाज शरीफ को पीएसी की चेयरमैनशिप से निकालने की जो मुहिम शुरू हुई थी अब भी जारी रहेगी या कुछ मौक़िफ़ तब्दील हो सकता है? देखिए अलीना, ये वाला पॉइंट ये वाहिद पॉइंट है जिसमें वज़न है कि शहबाज शरीफ साहब पे हम इल्ज़ाम लगाते थे कि एक आदमी जो जिस पे केस का ट्रायल चल रहा है और वो नैब के गिरफ्तारी में है और उन पे नैब की इन्वेस्टिगेशन चल रही है, ट्रायल नहीं इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो वो कैसे एक पार्लियामेंट की अकाउंटेबिलिटी इदारे को हेड कर सकता है। वो एक हद तक आर्ग्यूमेंट थोड़ा सा कमज़ोर हुआ है कि वो अब अरेस्ट में नहीं है, लेकिन इसके बावजूद उन पे जो केस चल रहा है और जो केस की आगे कार्रवाई चल रही है वो इट्स इनफ के मुल्क में साफ शफाफ लोगों को एहतसाब के इदारों पे हेड करना चाहिए। लेकिन एक हद तक
अगर मुस्लिम लीग नून के किसी पॉइंट पे उनको कोई फ़ायदा हुआ है तो वही पब्लिक अकाउंट कमेटी वाली बात पे उनके आर्गूमेंट में थोड़ी सी स्ट्रेंथ और हमारे आर्गूमेंट में थोड़ी सी वीकनेस आई है। अदरवाइज़ पूरी कौम को पता है कि जो कुछ हुआ है इस मुल्क के साथ और जिस तरह मुल्क को लूटा गया है या जो हालात हैं, वो एक अलग बात है कि नैब की कमज़ोरी है, प्रोसिक्यूशन कमज़ोर है और शायद डिफेंस में यही सवाल आपसे करना था सदाकत साहब, यही सवाल करना था कि जैसे आप नून लीग के बारे में कह रहे हैं या पीपल्स पार्टी के बारे में कह रहे हैं कि फैसला मुखालिफ आया तो फिर उसकी बुराइयां शुरू कर दी गई और अगर हक में आया तो फिर यही आपसे भी सवाल है कि नैब के बारे में बड़ी तारीफ़ें की जाती थी नैब की कि एहतसाब बड़ा तेज़ी के साथ आगे जा रहा है और अक्रॉस द बोर्ड हो रहा है, लेकिन फिर जब कुछ पीटीआई की तरफ हुआ इसका रुख तो कहा जाता है कि नैब ये विक्टिमाइज़ कर रहा है। तो अब नैब के बारे में आपका एक्चुअल मौक़िफ़ क्या है? कैसे हो सकता है कि एक इदारा जो अच्छा काम कर रहा हो वो ऑल ऑफ अ सडन ख़राब काम करना शुरू कर दे? आपके मौक़िफ़ से दिखाई दे रहा है, आपके वफाकी वज़रा के मौक़िफ़ से? मेरा ख्याल है कि वो मैंने जो बात की थी वो अदालतों पे तनकीद की बात की थी। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ साहब से लेके दानियाल, तलाल और निहाल जैसे लोग वो अदालतों की तस्दीक करते थे। जहाँ तक नैब की बात है, मैं आपके रिकॉर्ड की तस्दीक के लिए बता दूँ कि प्राइम मिनिस्टर अलीम खान साहब की गिरफ्तारी से बहुत पहले भी नैब की कमज़ोरी का जिक्र करते रहे। नैब एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, नैब कोई अदालत नहीं है और नैब के इदारे की कमज़ोरियाँ हैं और वो हम मानते हैं। हम समझते हैं कि नैब बजाय करप्शन को पकड़ने के करप्ट लोगों को एक साफ शफाफ कर करके निकालने का इदारा बनता जा रहा है। उसकी वजह क्या है कि नैब ने जो जिस तरह का केस की प्रोसिक्यूशन करनी है वो कमज़ोर है। हमारा मौक़िफ़ वैसा ही है, लेकिन हम नैब को स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, हम नैब को मजबूत करना चाहते हैं और नैब की कमज़ोरियों को ख़त्म करना चाहते हैं। लेकिन हरगिज़ अदालत के फ़ैसले पे फेयर कमेंट तो कर सकते हैं, लेकिन इस पे अदालतों की या जजेस की अच्छा सदाकत साहब की तस्दीक नहीं करते। सदाकत साहब, अब से पहले आपने ये कहा कि जिसके ऊपर नैब के केसेस चल रहे हैं, हमें अभी भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि वो कैसे पार्लियामान की जांच पड़ताल कैसे कर सकता है, वो कैसे अकाउंटेबल ठहरा सकता है दूसरे लोगों को। लेकिन यही इल्ज़ाम नून लीग भी लगाती है पीटीआई पे कि वज़ीर दिफा परवेज़ खटक पे भी केस चल रहा है, वज़ीर आज़म पे भी केस है, दीगर वज़रा पे भी केसेस हैं, तो उन पर भी अप्लाई होना चाहिए। दूसरी बात ये कि अगर आप नैब के किरदार की बात कर रहे हैं तो फिर तो नून लीग को उम्मीद ये है कि नवाज शरीफ भी रिहा हो जाएंगे कुछ अरसे बाद, तो फिर आप नैब पे क्या मौक़िफ़ लेंगे, उसके किरदार पे क्या मौक़िफ़ अपनाएंगे? देखिए, नैब की कमज़ोरी पे तो कोई डाउट नहीं है, सब लोग समझते हैं कि नैब कमज़ोर है। उसके बाद आपने कहा कि वज़ीर दफ़ा, देखें पीटीआई इसलिए डिमांड करती है कि पीटीआई ने प्रेसिडेंट सेट किए हैं। जिस दिन अलीम खान अरेस्ट हुए उन्होंने वॉलंटरीली अपनी वजारत छोड़ दी, ना कि वजारत को अपने केसेस की रुकावट उन्होंने नहीं बनने दिया और हाई मॉरल ग्राउंड लिया। जिस दिन बाबर अवान पे उनकी रेफरेंस दायर हो गया तो वो भी वॉलंटरीली कैबिनेट से अलग हो गए। अगर खुदा न खास्ता किसी और पे इसी तरह का कोई चीज़ आती है तो वो वजारत छोड़ देंगे। हम शहबाज शरीफ साहब को एमएनएशिप छोड़ने की बात नहीं कर रहे, लेकिन एक एहतसाब का इदारा है जो सदाकत साहब, अपोजिशन कई दफ़ा कह चुकी है कि मिल के बैठते हैं, नैब का कानून काला कानून है, इसमें कुछ तब्दीलियां लाते हैं, तो क्या अब आप इस पर गौर करेंगे? अपोजिशन कहे या ना कहे, हम समझते हैं कि नैब के कानून में मज़ीद सख्ती करनी चाहिए। ये जो वाइट कॉलर क्राइम है, ये लोग आपको इतने ताकतवर होते हैं, इनको इतनी लीगल इनके पास टीमें होती हैं कि ये आपको ऐसी ओवर अ कप ऑफ टी पैसे वापस नहीं करते। नैब के कानून को सख्त करने की ज़रूरत है और जहाँ जहाँ इस कानून में सुकम है, लकूनाज हैं, जैसे नैब के चेयरमैन के पास अनलिमिटेड इख्तियारात हैं अरेस्ट करने के, उसको लेकिन जिस तरह के बयान आपके वज़रा के आ रहे हैं ना, इससे स्ट्रेंथन नहीं होगा इदारा, जो है ना स्ट्रेंथन नहीं होगा, क्योंकि ऑटोनॉमस इदारा है। अगर आप भी तनकीद करेंगे और अपोजिशन जो कि ऑलरेडी ज़रा मुश्किलात में है वो भी तनकीद करेगी, तो फिर इदारा कहाँ जाएगा? उसका तर्जुमान किसको जाकर बताएगा कि हम कितने प्रेशर में हैं? तो इस चीज़ का ख्याल नहीं आप रख रहे, मद्देनज़र नहीं रख रहे इस चीज़ को? नहीं, जो तनकीद की जाती है वो तनकीद फॉर बेटरमेंट होती है, बिकॉज हम समझते हैं कि जो भी मुल्क के इदारे हैं उनको रिफॉर्म करना कोई बुराई नहीं है,
उनको रिफॉर्म करना, तनकीद करने का मतलब है उनकी कमजोरियों को हम पॉइंट आउट कर रहे हैं। इसका मतलब हम ठीक करना चाहते हैं। हम मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी की तरह इक्तदार में रह के 10 साल इक्तदार एंजॉय करने के बाद हम उन पर तनकीद नहीं कर रहे। बिल्कुल, तनकीद करना हक है और तनकीद इस्लाह के लिए आप कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा सदाकत अली अब्बासी हमारे साथ है, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। दूसरे घंटे में भी पहले घंटे को हमें बड़ी अच्छी फीडबैक आ रही है, बड़ा लोग एंजॉय कर रहे हैं और हमारी स्टोरीज जो हैं सबने बड़ी थॉरली फॉलो की। और फिश हार्बर वाली स्टोरी पे हमें कहा गया कि मजीद इन्वेस्टिगेट करें। सेकंड आवर में भी हमारे पास बहुत कुछ है आपको बताने को। क्या क्या तालीम पर भी बात होगी, बहुत चीज़ों बात होगी, लेकिन बात करते हैं हम तालीम के महकमे की। तालीम जो कि इंतहाई, यानी अगर किसी कौम को तरक्की करनी है तो उसके लिए उसकी नस्ल का तालीम याफ्ता होना बहुत ज़रूरी है। तो तालीम एक जेवर है, कहते हैं ना कि तालीम एक जेवर है जो आपसे कोई छीन नहीं सकता और उसको बढ़ा सकते हैं, यानी आप दूसरे को तालीम दे दें वो आगे। तो अब इसकी हालत ज़ार है क्या, ये ज़रा अलीना शुरू कीजिए आप लोगों के लिए। अच्छा, हम सिंध में खुसूसी तौर पर बात करेंगे क्योंकि बड़े होशरुबा इंकशाफात हुए हैं। तो सिंध में सरकारी स्कूल्स की हालत काबिले रहम है। असातिज़ा में से सिर्फ 9% हिसाब और साइंस पढ़ने के काबिल हैं। ये खौफनाक नक्शा कोई और नहीं, हुकूमत सिंध खुद खींच रही है। सिंध के वज़ीर तालीम ने इंकशाफ किया है कि स्कूल्स के 1,50,000 में से 1,35,000 असातिज़ा साइंस और रियाजी पढ़ा ही नहीं सकते। यानी साइंस और रियाजी वो पढ़ा ही नहीं सकते हैं। कराची में महकमा तालीम के तहत वर्कशॉप से खिताब करते हुए सरदार शाह का कहना था कि हमारे निज़ाम में 42,000 स्कूल्स हैं, जिसमें से 39,000 प्राइमरी और सिर्फ 3,000 सेकेंडरी स्कूल्स हैं, सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्कूल्स हैं। हमारा दावा है कि 42 लाख बच्चे इन स्कूल्स में दाखिल हैं, लेकिन ये पढ़ा चढ़ा कर पेश किया जा रहा है। सूबाई वज़ीर तालीम ने कहा कि हमारे पास इस वक्त सिर्फ 9% साइंस के असातिज़ा हैं। इनके साथ साथ हम ये दावा करें कि 42 लाख बच्चों को तालीम देकर उन्हें रोशन मुस्तकबिल दे रहे हैं तो ये झूठ है। उन्होंने इंकशाफ किया कि महकमा तालीम में 91% असातिज़ा ऐसे हैं जिन्हें रियाजी और साइंस पढ़ाना नहीं आता, लेकिन हम उन्हें निकाल भी नहीं सकते। हालात बहुत ही तशवीशनाक हैं सिंध में। अगर ऐसे पढ़ेगा क्या, पढ़ाना ही नहीं आता तो पढ़ेगा क्या सिंध। खैर छोड़ें, हमारे पास एजुकेशनिस्ट और अदीब हैं, मुशर्रफ फारूकी साहब हमें ज्वाइन करें। मुशर्रफ साहब, स्टार्स इतने शदीद होशरुबा हैं, 91% को मैथ्स और साइंस आता ही नहीं है, पढ़ा ही नहीं सकते, तो क्या करेंगे बच्चे? अस्सलाम वालेकुम अलीना, शुक्रिया आपके अपने प्रोग्राम पे मदऊ करने का। देखिए, हम जब कोई रिपोर्ट आती है या कोई फाइंडिंग्स हमारे पास आती हैं तो उस वक्त एक भगदड़ की सी सूरत हाल पैदा होती है कि चलो भाई अब फ़ौरन कोई कुछ कर दिया जाए। और ये वक्तन फ़वक्तन हर 2 साल बाद, 3 साल बाद, साल भर बाद ये चीज़ें होती हैं। तो बजाय जल्दी में कोई चीज़ जो कहते हैं ना कि आप कुछ करते हुए आपको दिखाई देना चाहिए कि हम जी कुछ कर रहे हैं, या इलेक्शन प्लेटफॉर्म है कि 2-3 साल में हमको रिज़ल्ट देना है, या कोई और किसी और के कोई और वो हैं पैरामीटर्स जो उस वक्त के अंदर हमको इस चीज़ का रिज़ल्ट देना है। तो मेरा ख्याल है हमारे बच्चों की तालीम जो है वो ऐसी चीज़ है कि उसके बारे में हमको भगदड़ में और जल्दी में और बेताबी में कोई इस तरह का काम नहीं करना चाहिए। हमको थोड़ा सा सांस लेना चाहिए, बैठकर एक दफ़ा रिजॉल्व कर लें, चाहे उसके लिए हमको 1 साल लगे पूरा उसकी पॉलिसी वज़ा करने में। और अब चूँकि प्रोविंसेस के अंदर एजुकेशन जो है वो प्रोविंसेस का को डिवॉल्व कर दिया गया है, तो सारे प्रोविंसेस के जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के लोग हैं और पॉलिसी मेकर्स हैं, एजुकेशनिस्ट हैं मुख्तलिफ प्रोविंसेस में, उनको चाहिए कि एक दफ़ा बैठ के थोड़ा सा इस पर सोचें। एक अब ये चीज़ शुरू हुई है कि टेक्नोलॉजी हमारा सॉल्यूशन है, तो टेक्नोलॉजी से हम सब मसले हल कर लेंगे। देखिए, टेक्नोलॉजी इज़ अ मीन्स टू ट्रांसफ़र a kind of solution. Technology in itself is not a solution. It's a means, it's a link जिसके ज़रिए आप solution को उसके end user से connect करते हैं। तो अगर हम हार्डवेयर पर और उस पर सिर्फ तवज्जो देते रहेंगे कि हमने एक कंप्यूटर लगा दिया या एक वहाँ पे सैटेलाइट लगा दिया, तो वो आपका मसला डिलीवरी का तो हल हो जाएगा, लेकिन उसका जो कंटेंट है उसको सीरियसली हमको ऑडिट करने की ज़रूरत है, उसके रिजल्ट्स को टैली करने की ज़रूरत है, उसको ज़रा सोच समझ के काम करने की ज़रूरत है। तो ये मैं इब्तिदा कहना चाहूँगा। जी अच्छा, ये कहिएगा मुशर्रफ साहब कि पीपल्स पार्टी अभी कुछ ही दिन पहले वज़ीर आला सिंध ने भी कहा कि, और बहुत ज़्यादा बावाज़ बुलंद वो कह रहे हैं कि 18वीं तरमीम पर आँच नहीं आने देंगे, अगर किसी ने इस पर हमला किया तो फिर सड़कों पर निकलेंगे, जो कुछ बन सका हम करेंगे।
लेकिन सिंध में ये तो तालीम का मसला जो है 18वीं तरमीम में ये तो सूबों के पास आ जाता है, तो इस पर तवज्जो जो दी जा रही है वो हमने आपको बता दिया। तो क्या सिर्फ ये नारे ही हैं, सियासी दावे ही हैं कि 18वीं तरमीम को कुछ हुआ तो वो ये कर देंगे? जो चीज़ 18वीं तरमीम में है, यानी तालीम का महकमा आपके पास है, आपका इख्तियार है, उसकी हालत ज़ार हमने बता दी है, तो इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, सिंध के अंदर और पाकिस्तान में दूसरे सूबों में भी तालीम पर उतनी तवज्जो नहीं है जितनी होनी चाहिए, और जिसके नतायज हमारे सामने हैं, चाहे वो इस रिपोर्ट की सूरत में उसकी जो जिस तरीके से ये फाइंडिंग्स हासिल किए हैं उससे मैं वाकिफ़ नहीं हूँ, तो उसके बारे में मैं कमेंट नहीं कर सकता कि इसकी जो एफिकेसी है, जो इसकी एक्यूरेसी है, या इसका जो ओवरऑल इम्पैक्ट है वो कितना सही है, क्योंकि मुख्तलिफ उसके बरक्स भी फाइंडिंग्स हैं कि टीचर्स की जो अपनी काबिलियत है, ज़ाहिर बात है टीचर को जाहिल नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर एक टीचर के पास प्रॉपर टूल्स हैं तो वो कम्युनिकेट कर सकता है नॉलेज को। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स इशू है, इसके अंदर हमको सिर्फ एक रिपोर्ट पर बेस करके कोई अपनी चीज़ फौरी तौर पर डिज़ाइन नहीं करनी चाहिए। लेकिन मैं ये कहूँगा कि सिंध के अंदर बहुत ज़्यादा दिगरगू ज़बू हालत है उसकी हमारी तालीम के डिलीवरी की, और उस पर हमको तवज्जो देनी चाहिए, चाहे उसके लिए रिसोर्सेज हमको ज़्यादा एलोकेट करने पड़े, चाहे हमको कुछ और चीज़ों से डाइवर्ट करके उसमें एजुकेशन में डाला जाए। सब करना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, लेकिन क्यों है कि ऐसा होता नहीं है? हमारे पास टीचर्स भी हैं, उनको ट्रेन क्यों नहीं किया जाता? किस चीज़ की कमी है? लूप होल कहाँ पर है एक्चुअली? देखिए, जैसा कि मैंने पहले अर्ज़ किया, जब कोई चीज़ होती है या कोई ख़बर में आती है तो उस वक्त हमारे पास एक ये होता है, चलो भाई जल्दी से अच्छा इसका सोल्यूशन लाओ, चलो कुछ करना है, ये करना है, वो करना है। ये एक रवैया जो है ये हमेशा से चल रहा है। इसके लिए जो हार्ड वर्क इन्वॉल्व होता है इसके अंदर, जो आपका ग्राउंड लेवल पे जाकर बैठकर समझकर लोगों से बात करके उसको इम्प्लीमेंट करके उसके नतीजे देखकर कोई आप पॉलिसी वज़ा करते हैं, वो नहीं होता। और ये हमारा ये सिर्फ एजुकेशन सेक्टर के अंदर ये रवैया नहीं है, ये हमारे तमाम सेक्टर्स के अंदर यही कमोबेश है। जी, माहिर तालीम मुशर्रफ अली फारूकी हमारे साथ है, सिंध की महकमा तालीम की हालत ज़ार पर हमसे शेयर कर रहे थे। लाइटेस्ट साइड पे करते बड़ी सीरियस बातें हो गई हैं, लेकिन ये जो अगला मामला है, ऑल दो एंटरटेनमेंट की दुनिया से इसका ताल्लुक है, लेकिन ये लाइटर मामला नहीं है एक्चुअली। गुची के बारे में तो आपने सुना ही होगा, एक फेमस इतालवी ब्रांड है जिसको रिसेंटली बड़ा क्रिटिसाइज़ किया गया एक स्वेटर के ऊपर, जो कि नस्ल परस्ताना ऑलमोस्ट उसका डिज़ाइन था। इसी तरह की जद में आई हैं अब केटी पेरी, अमरीकी गुलकारा हैं, उनका फैशन ब्रांड को ग्लोबल ब्रांड्स ग्रुप है बेसिकली, उनको अपने एक जूते के डिज़ाइन, ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन्स पर, इसकी वजह से उनको माफ़ी मांगनी पड़ गई केटी पेरी को। क्या क्यों मांगनी पड़ी है ज़ुहैब, आप बताएंगे? नहीं, मुझे आप बताएं। अच्छा जी, हुआ ये कि ये जो डिज़ाइन है जूतों का, ये भी कहीं से आम लोगों की तौहीन हो रही है इस पर, क्योंकि उनसे जोड़ा जाता है, नस्ल परस्ताना इसको एक तरह से शक्ल दी गई है। तो इस पर अमरीकी गुलकारा को जब ये एहसास हुआ तो उन्होंने माफ़ी मांगी है इस डिज़ाइन के लिए, और सोशल मीडिया पर तनकीद के बाद अमरीकी गुलकारा अपने इक़दाम पर शदीद माफ़ी भी मांग रही हैं। ये देखिए, सोशल मीडिया पर भी उन्होंने अपना पैगाम जारी कर दिया है। बिल्कुल, और मतलब ज़रूरत क्या है कि आप जूते पर अगर इंसानी शक्ल के कुछ वो लग रहा है कि जैसे इंसानी शक्ल आपने बनाई, तो क्यों ऐसा? ज़रूरत क्या? मैसेज क्रिएटिविटी क्या, मतलब डिज़ाइन है, लोग मतलब इस डिज़ाइन से हटके भी बहुत से डिज़ाइन हैं, इनोवेशन भी होती है, क्रिएटिविटी भी होती है, आपका मशवरा हम ज़रूर देंगे केटी पेरी, अगर आप हमें सुन रही है, या गुची अगर आप हमें सुन रहे हैं, तो ज़ुहैब की बात, हाँ, आप ज़ुहैब की बात सुने और इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करें। हम ट्वीट भी करेंगे इसके बारे में बल्कि। लेकिन अभी ज़ुहैब, अगर आप इंटरेस्टिंग चीज़ें देख रहे हैं तो मैंने भी आपको एक कुछ दिखाना है। अच्छा, चलिए दिखाएं। मैं आपको दिखाती हूँ मेरा रीसेंट ट्रिप जहाँ मैं टर्की गई। खैर रीसेंट तो नहीं है, 2-4 माह हो गए, लेकिन मैंने एक बड़ा मज़े का एक्सपीरियंस किया। आसमानों में उड़ रही थी मैं, हवाओं में उड़ रही थी मैं। एक्चुअली मैंने हॉट एयर बलून राइड की। ये देखें, हॉट एयर बलून राइड बेसिकली एक बड़ा सा गुब्बारा होता है, उसके अंदर हवा भरी जाती है गर्म, और उसमें एक छोटी सी बास्केट लगी होती है, ये बास्केट, और ये मेरे कैप्टन। फिर आपको लेके जाते हैं तकरीबन, जो इस पर्टिकुलर बलून राइड में था, 1000 मीटर्स बुलंद ऊपर लेके जाते हैं हवा में। नाकाबिले यकीन मंजर। और उसके बाद जब सूरज पूरी तरह निकलता है होराइजन के ऊपर, तो वो जो नज़ारा होता है ना, मैं उसको बता भी नहीं सकती। रियली ब्यूटीफुल। आप में से जो टर्की जाना चाहता है, कैपेडोकिया जरूर जाएं और इसको जरूर एक्सपीरियंस करें। बिल्कुल अली, मैं भी बिल्कुल। अब वापस ज़मीन पे आ जाते हैं वापस ज़मीन पे आ जाते हैं। बहुत हमने हवाओं में उड़ लिया। क्या आप मुझे क्या बताएंगे अब? मुझे बताना है कुछ, या फिर मुझे ब्रेक लेना है? क्या
बताएं ना, बताएं अच्छा, क्या, बताएं क्या अगली हमारी स्टोरी है। अगले साल यानी 2020 में नवंबर की 3 तारीख को अमरीकी इंतखाबात का मैदान सजेगा, जिसमें सदर डोनाल्ड ट्रंप मुमकिन तौर पर रिपब्लिकन पार्टी की जानिब से दूसरी टर्म के लिए लड़ेंगे। लेकिन अमरीकी इंतखाबात में इस बार 5 खवातीन, जैसे हमने भारत का 3 खवातीन थी, तो यहाँ पर 5, अब वहाँ 3 जरा मुश्किल हो रहा है मोदी के लिए, 5 खवातीन मैदान में है, जिनमें डेमोक्रेट्स की जानिब से काबिल जिक्र 2 नाम हैं, एलिजाबेथ वॉरेन और कमाला हैरिस ये है। और डेमोक्रेट्स की जानिब से हतमी उम्मीदवार का ऐलान अगले साल जुलाई में किया जाएगा। अमरीकी सियासत में पाकिस्तानी इजाद अमरीकी सियासतदानों का किरदार भी अहमियत इख्तियार कर रहा है, जिनमें एक नाम है आसिफ महमूद का, जो डेमोक्रेट पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। बिल्कुल, आसिफ महमूद के बारे में अगर आपको बताएं तो आसिफ महमूद कैलिफोर्निया में इंश्योरेंस कमिश्नर के ओहदे के लिए इंतखाबी मैदान में अगरचे कामयाबी हासिल नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने इसमें 10 लाख वोट्स लिए थे और सबको हैरान कर दिया था। 10 लाख वोट्स लेके कि वाह कैसे हो सकता है ऐसे। और अमरीकी सियासत और अगले साल के सदारती इंतखाबात पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आसिफ महमूद साहब खुद। बहुत शुक्रिया आपके वक्त आसिफ महमूद साहब। सबसे पहले तो ये बताएं कि अमरीकी इंतखाबात अब अगले साल हो रहे हैं, तैयारियां चल रही हैं, क्या अमरीका में लिसानी बुनियादों पर वोट हासिल करना अब अहमियत रखता है? हाँ जी, एक्चुअली एक डिवीज़न क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है अमेरिका में, जो कि सबसे ज़्यादा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रेसिडेंट ट्रंप पे जाती है। लेकिन अब देखें कि मेरे वोटों में मुझे ओनली लेस दैन 3% मुस्लिम वोट थे, बाकी सब दूसरे थे, और जो बाकी मेरे वोट थे उसमें से अबाउट 40% वाइट अमेरिकन ने वोट दिए थे। और यही चीज़ें बाकी अमेरिका में हैं कि वोट सारे लोग देने जाते हैं। मिनॉरिटी वोट इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए कि लास्ट टाइम मिशिगन में, विस्कॉन्सिन में और पेंसिल्वेनिया में मिनॉरिटीज़ डिड नॉट कम आउट टू वोट एज मच एज दे शुड हैव डन एट द टाइम दे केम, जब प्रेसिडेंट ओबामा इलेक्शन लड़े थे। तो मेरा ख्याल है कि इस बार जैसे वैसे तो लगता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप इज़ पॉपुलर क्योंकि वो चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन इस बार मिनॉरिटीज़ आर गोइंग टू कम इन मच बेटर नंबर्स, और वो जो डेफिसिट था उन फ्यू स्टेट्स में जहाँ की जिनकी वजह से इलेक्टोरल में हम इलेक्शन हार गए, वो पूरा हो जाएगा। थिंग्स लुक वेरी। सब ये कहिएगा कि एलिजाबेथ वॉरेन और कमाला हैरिस डेमोक्रेट्स की जानिब से हतमी सदारती उम्मीदवार की रेस बहुत सख्त महसूस हो रही है, इस वक्त आपकी क्या राय है? मेरे अपने ख्याल में ये एलिजाबेथ वॉरेन इज़ नॉट गोइंग टू बी एबल टू गिव हर हार्ड टाइम, इसलिए कि एलिजाबेथ वॉरेन जो है शी इज़ ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट। तो California is a progressive state, but Kamala Harris is very popular in California, number 1. Number 2, Elizabeth Warren has few kind of hiccups with her Indian heritage and other stuff, तो उसकी popularity में थोड़ी कमी आई है। लेकिन this primary is going to be very hard fought primary, जैसे कि other candidates are also trying very hard। कुछ अफ्रीकन अमेरिकन हैं, कुछ ओहायो से कैंडिडेट हैं, कुछ कैंडिडेट मिड अमेरिका से हैं, तो इट्स गोइंग टू बी वेरी हार्ड फॉट रेस। बट एट दिस टाइम whoever is on the field, in my personal opinion and of many people I know, I talk to them, Kamala Harris is leading the field both in finances as well as popularity. और महमूद साहब, आपको भी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ओन कैंपेन। क्या इनके एनालिसिस तो लगता था कि मुझे उम्मीद थी 2020 में हम एक वुमेन प्रेसिडेंट देख सकेंगे, वुमेन प्रेसिडेंट, लेकिन अब पता नहीं, लेकिन एक नेशनलिस्ट अप्रोच जो है उसको थोड़ा सा खत्म होना चाहिए, क्योंकि वो एक वेव बड़ी खतरनाक सी चली थी यूरोप में भी और अमेरिका में भी, जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप कहीं ऐसे वैसे करके आ गए। नो बट नहीं, दैट इज ट्रू, बट आई थिंक आई एम गोइंग टू वेट फॉर द कार्ड्स टू अनफोल्ड। आई एम नॉट गिविंग अप होप। आगे बताएं क्या हाल है इकोनॉमी का? क्या हाल है इकोनॉमी का हाल? इकोनॉमी का हाल जो है वो गौर तलब मामला है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमी से मुताल्लिक़ सवालात भी हो रहे हैं पीटीआई हुकूमत से, और कुछ सवालात के जवाबात मिल रहे हैं, कुछ के जवाबात नहीं मिल रहे हैं, जिससे मजीद बेचैनी फैल रही है। मौजूदा हुकूमत के 6 माह में कर्जे तकरीबन 2.5 खरब रुपए हो गए हैं, बढ़ गए हैं। हुकूमत के दावे और वादे सब हवा होते नजर आ रहे हैं। इस वक्त मजमूई मुल्की कर्जा, ये जरा ध्यान से सुनने वाली बात है, इस वक्त मजमूई मुल्की कर्जा 26.64 खरब रुपए को छू रहा है, जिसमें 2.42 खरब का इजाफा गुज़श्ता 6 माह के दौरान हुआ है। स्टेट बैंक के अपने आदाद शुमार के मुताबिक जुलाई से दिसंबर 2018 के दौरान मुल्की कर्जे में रोजाना 13.5 अरब रुपए का इजाफा हुआ।
ये इजाफा जून 2018 तक इजाफे की शरह से 10% ज़्यादा है। मईशत की ये हालत उन दावों के बरक्स है जो वज़ीर आज़म और वज़रा आए रोज़ कर रहे हैं। ये सुनिए ज़रा। इम्पोर्ट्स में हमारी सेविंग हुई है ये 7 महीने में $2 बिलियन। जो हमारी पॉलिसी है ना, गाड़ी बिल्कुल ठीक जा रही है। 7 महीने में 4% बढ़ा है। हमारे एक्सपोर्ट्स को ज़्यादा होना चाहिए। ये जो करेंसी डिवैल्यूएशन हम लोगों ने किया, इसके जो रिजल्ट्स है ना, वो इंशाल्लाह आइंदा 5 महीनों में वो आ जाएगा। और सिर्फ दिसंबर के महीने में हुकूमत ने कर्जे में 200 अरब रुपए का इजाफा किया है। अहम बात यह है कि इसमें चीन, सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात से मिलने वाला $7 अरब का कर्जा शामिल नहीं है, जिसकी अदायगी मरकजी बैंक की जिम्मेदारी है। हालिया सूरत हाल में मुल्की बजट का बड़ा हिस्सा कर्जों की अदायगी में खर्च हो जाएगा। IMF ने इससे निपटने के लिए जो तजावीज़ दी है उनमें एक तरक्याती बजट मज़ीद कम करना है, जो हुकूमत हरगिज़ नहीं चाहेगी। हुकूमत चाहेगी क्या, ये पूछते हैं। बिल्कुल, सहाफ़ी शहबाज राना ने हमें ज्वाइन किया, हमारे साथ मौजूद हैं। शहबाज साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपकी जो रिपोर्ट है इसके मुताबिक 6 माह में ही कर्ज 2.5 खरब रुपए तक बढ़ गया है। इतना सारा कर्ज आया कहाँ से? और अब मजमूई तौर पर हर पाकिस्तानी जिसकी हम बात करते हैं कि वो इतना मकरूज हो गया है, उस पर एग्जैक्टली कर्ज कितना नजर आ रहा है आपको? जी बहुत शुक्रिया। आप जानती हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब जब इक़्तिदार में नहीं आए थे तो उनका जो सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म होता था PMLN की हुकूमत पे कि इन्होंने 5 साल में 10,000 अरब रुपए का कर्ज़ों में इजाफा किया था। और उनका ये मानना था कि ये जो कर्ज़े लिए जा रहे हैं ये उनकी लोगों की जेबों में जा रहे हैं और सही खर्च नहीं हो रहे। और इसको कम करने के लिए उन्होंने नारा दिया था कि वो करप्शन को ख़त्म करेंगे, वो टैक्स महसूलात में इजाफा करेंगे और गैर ज़रूरी अखराजात में कमी करेंगे। इसके बावजूद जो पहले 6 माह के, जैसा भी आपने बता दिया है कि जो कर्ज़ों में इजाफा हुआ है वो 25 खरब रुपए का इजाफा हुआ है तकरीबन। ये 2.5 ट्रिलियन रुपए है नियरली। और जैसा आपने ये भी बता दिया कि इसमें $7 अरब जो है वो इसमें शामिल नहीं है, जो हमने लिया है चीन से लिया है $2 अरब जुलाई में, फिर सऊदी अरब से $3 अरब आया, UAE से अभी हमें $1 अरब मिला है। तो ये $7 अरब शामिल नहीं है, जो कि मज़ीद कोई आपका 10 खरब रुपए बन जाता है। इसको जो बुनियादी वजूहात हैं ये जो कर्ज़ों में इजाफा हुआ, इसमें एक तो बड़ी वजह जो है जो हुकूमत ने जो करेंसी की वैल्यू है उसमें इन्होंने कमी कर दी है। अब ये जो आपका दूसरी बात आप कर रही हैं कि पर पर्सन कितना इजाफा हुआ, ये तो तकरीबन अब 2 लाख रुपए फी पर्सन जो है पाकिस्तान में वो इसके ऊपर वो बन जाता है बोझ हर आदमी के। लेकिन ये चूँकि थोड़ा सा इसका कंपैरिजन हम ले मैन के लिए तो कर देते हैं, इन रियल टर्म्स इसका जो बोझ है वो आपकी इकॉनमी के ऊपर है। उसका आप अंदाज़ा इस तरह लगा सकती हैं कि इस वक्त जो बजट है पाकिस्तान का उसका 36% सिर्फ कर्ज़ों के ऊपर सूद की अदायगी पे जाएगा। जी अच्छा, ये बताइएगा शहबाज के एक रिपोर्ट भी आई थी इससे पहले कुछ रोज़ पहले, उसमें कहा गया था कि 6 महीने में जो कर्ज दिया है वो अगर उसका तकाबुल किया जाए, कंपैरिजन किया जाए गुज़श्ता हुकूमत से, तो वो कम है। आपके पास क्या इतलात है इससे मुताल्लिक़? अगर ये तकाबुल किया जाए तो क्या कम है 6 महीने का कर्ज और पिछली हुकूमत की 6 महीने का कर्ज उससे? नहीं जी, ये कर्ज़ा उससे बिल्कुल कम नहीं है। उसकी जो कर्ज़ा आप किस लिए लेते हैं, कर्ज़ा हम इसलिए लेते हैं कि आपके जो अखराजात और जो आमदन है उसके दरमियान जो फ़र्क होता है उसको अपने फिल करना होता है। जो PMLN की हुकूमत थी उसके दौरान जो पहले 6 माह थे, जो पिछला माली साल है, जुलाई 2017 से लेके दिसंबर 2017 तक का जो माली खसारा था वो तकरीबन 2.2% था। मैशियत का जो मजमूई हजम है उसके बराबर था। इस हुकूमत ने अभी अपने अदाद शुमार जारी तो नहीं किए, जो लेकिन हमारी इतलात हैं वो 2.8% के ऊपर है। तो इसका मतलब है कि इनका जो बजट का खसारा है वो पिछली हुकूमत से ज़्यादा है। और उसके ऊपर जो एक और बड़ा फैक्टर आ जाता है, ये जो एक फ़र्क होता है दोनों खर्चों में और आपकी आमदन में, वो करेंसी की डिवैल्यूएशन है। इन्होंने मैसिव करेंसी डिवैल्यूएशन किया। जुलाई और दिसंबर 2017 के पीरियड में कोई डिवैल्यूएशन नहीं हुई थी, दिसंबर ऑनवर्ड्स डिवैल्यूएशन होना शुरू हुई थी। इस हुकूमत ने इक़्तिदार में आने के बाद तकरीबन 15% डिवैल्यूएशन भी कर दिया है। इसका मतलब ये है कि करेंसी डिवैल्यूएशन की वजह से सिर्फ 13 खरब रुपए जो है वो कर्ज़ों में इन्होंने मज़ीद इजाफा हुआ है। और ये जो डिवैल्यूएशन होती है इसका इम्पैक्ट जो होता है माजी के जो कर्जे लिए होते हैं उसके ऊपर भी आ जाता है, वो सारे रीप्राइस हो जाते हैं। पहले $1 अरब हमें वापस करने के लिए 115 अरब रुपए चाहिए थे। अब वही $1 अरब हमें वापस करने के लिए अभी IMF से जो बातचीत चल रही है, क्या अगर मुज़ाकरात हो जाते हैं तो उसके बाद हम फिर एक्सपेक्ट करें कि करेंसी डीवैल्यू होगी? आगे क्या आपको लग रहा है, कुछ ठहराव नजर आ रहा है सूरत हाल में? कुछ लग रहा है कि कर्जा स्टेबल होगा या फिर मजीद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है आपको?
IMF के जो बुनियादी डिमांड है जो अभी तक पाकिस्तान की हुकूमत ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, IMF यह चाह रहा है कि पाकिस्तान अपनी जो करेंसी इसको मुकम्मल फ्री फ्लोट कर दे। इसका मतलब ये है कि जो करेंसी की उसकी जो वैल्यू है वो मार्केट डिटर्मिन करे। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो आज तक मार्केट में डॉलर्स फेंक के उसकी वैल्यू को स्टेबलाइज करता रहा है, वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान वो काम ना करे। अगर ये काम हुकूमत ये डिमांड मान लेती है तो इसकी वैल्यू कहीं भी जा सकती है। मैं उसके ऊपर कोई नंबर नहीं डालना चाह रहा, मार्केट में अनसर्टेनिटी आ जाती है, लेकिन जो हुकूमत पाकिस्तान ने इंडिया दिया था IMF को, जिसके ऊपर गालबन बात अभी शायद थोड़ी बहुत आगे भी बढ़ी है, ये करेंसी को फर्दर डीवैल्यू करने के लिए तैयार हैं। उसमें इन्होंने तकरीबन अभी जो 2019 का एक नंबर आ रहा है वो शायद 150 रुपये के करीब वो एक नंबर आ रहा है। फिर मजीद अगले 2 सालों में भी डीवैल्यूएशन होगी, तो करेंसी डीवैल्यूएशन बिल्कुल होगी और ये उस वक्त तक होती रहेगी जब तक आपके गैर मुल्की ज़र मुबादला के जो ज़खायर हैं आपके उन ज़राए से नहीं बढ़ते, जैसे आपकी बरामदात से नहीं बढ़ते, आपकी गैर मुल्की सरमायाकारी से नहीं बढ़ते और आपके रेमिटेंसेस जो है उससे नहीं बढ़ते, तब तक ये डिवैल्यूएशन भी होती रहेगी और इस तरह के मसाइल भी आते रहेंगे और कर्जों में भी इजाफा होता रहेगा। शहबाज राणा हमारे साथ है और वो ये कहते हैं कि तब तक डिवैल्यूएशन, तब तक आपके दीगर ज़राए से आपको फॉरेन रिजर्व्स नहीं शुरू होती, तो फिर ये देखना होगा हुकूमत को इसके बारे में कुछ ना कुछ ज़रूर करना होगा। अच्छा ज़हीब, यहाँ पे मैं क्योंकि हम सीरियस टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं तो दैट ब्रिंग्स मी टू अ स्टोरी। मी टू मुहिम पिछले साल से ही बहुत ज़्यादा हो रही है और इसी जैसे हम कल बात कर रहे थे, कंसेंट की बहुत ज़रूरत है जब भी इस टाइप के रिलेशनशिप्स होते हैं। तो या डेफिनेटली अगर हम वुमेन हरासमेंट की बात करें, जी बिल्कुल, काम की जगह पर हिरासानी के खिलाफ कवानीन कमज़ोर नहीं होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कानून साजों को खबरदार कर दिया है। पार्लियामेंट में मौजूद खवातीन पर बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है। अदालत उज़्मा ने हुकूमत को दफातर में खवातीन को हिरासत न करने के कानून को मजबूत बनाने की हिदायत की है। अदालत ने अटॉर्नी जनरल और चारों सूबों के एडवोकेट जनरल को नोटिस जारी कर दिए हैं। जस्टिस अजमत सईद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने खवातीन को हिरासा करने के केस में साबिक वफाकी मोतसिब यास्मीन अब्बासी की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट के जज को तौहीन अदालत का नोटिस जारी करने की समाअत की है। जस्टिस मंसूर अली शाह इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के जज हैं और यास्मीन अब्बासी ये मामला सुप्रीम कोर्ट लेकर गई हैं। जस्टिस अजमत सईद ने कहा कि खवातीन को हरासा करने के सदबाब के लिए कानून की तशरीह के हवाले से सूबों का मौक़िफ़ जानना बहुत ज़रूरी है। कवानीन ऐसे बनाए जाएं कि खवातीन खुद शिकायत का इंदराज करवा सके, ये बहुत अहम बात है। और उन्होंने कहा कि अगर हम खवातीन को हरासा होने से नहीं बचा सकते तो फिर हमें शर्म आनी चाहिए। कानून को मजीद मौसर बनाया जाए ताकि ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए जामे इक़दाम किए जा सकें। बिल्कुल, हुकूमती हल्के इस बारे में क्या सोच रहे हैं? PTI रहनुमा शानदाना खान टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया शानदाना, आपने वक्त दिया। खवातीन को हिरासानी से बचाने के लिए मजीद मौसर कानून साजी की ज़रूरत है और हुक्मरान जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही है, तो इस नाते आपकी ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है। अब क्या हो क्या रहा है, क्या सोच रहे हैं आप, क्या इसके बारे में हिकमत अमली बनाई जा रही है? देखिए जी, आपको ये मालूम होगा कि हमारा एक वुमेन्स पार्लियामेंट्री कॉकस है नेशनल असेंबली में। उसमें हमारी सीनियर पॉलिटिशियन है PTI की मुनज़्ज़र हसन साहिबा, वो इसकी सेक्रेटरी जनरल हैं और उसका काम यही है कि जितनी भी खवातीन है, चाहे वो नेशनल असेंबली में हो या वो सेनेट हो, ए पोलिटिकल अक्रॉस पार्टी लाइंस हम खवातीन के मसाइल पे काम करते हैं, हम डिस्कशंस करते हैं, मीटिंग्स करते हैं, कवानीन बनाते हैं। तो नेशनल असेंबली या जो पार्लियामान का जहाँ तक सवाल है, उसमें खवातीन के लिए जिन कवानीन के बनाने की ज़रूरत है या जो बन चुके हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत है, उसका एक बहुत अच्छा फोरम हमें अवेलेबल है। अफसोस ये है कि पिछली हुकूमत में थोड़ा सा एक मसला हुआ था। एक PMLN के मिनिस्टर साहब ने हमारी एक प्रोमिनेंट पॉलिटिशियन के बारे में नाज़िब अल्फाज असेंबली में इस्तेमाल किए और उस टाइम की वुमेन कॉकस ने मतलब पार्टिजानशिप का मुजाहरा किया और उस इशू को टेकअप नहीं किया। उसकी वजह से ये वुमेन्स कॉकस के थोड़े से हालात ख़राब हुए थे। बट अल्लाह का शुक्र है, जब से हमारी गवर्नमेंट ने टेक ओवर किया है तो जैसे हम कहते हैं स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ या ताकत से ताकत पे हम सब खवातीन जा रही हैं। हम एक दूसरे के साथ इस बात पे कोई समझौता नहीं है कि खवातीन चाहे वो पार्लियामान में बैठी हों या देहात में बैठी हों, खवातीन की इज्जत, खवातीन की प्रोटेक्शन वो स्टेट का काम है और हम पार्लियामेंटेरियन इस पे कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ ना कर
ना करेंगे और ना कोई ऐसा इरादा है। जी अच्छा शानदाना, आप हमारे साथ ही रहेगा। इसी दौरान हमें पीपल्स पार्टी की रहनुमा पलवशा खान ने भी टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है। पलवशा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने एक मुकदमे की समाअत के दौरान कहा है कि खवातीन को हरासा करने के खिलाफ कवानीन मजीद मौसर बनाने की ज़रूरत है और इसमें खवातीन अरकान पार्लियामेंट का अहम किरदार है। तो क्या पार्लियामेंट में मौजूद खवातीन को खुद इस बात का इदराक है? एक ऐसा समाजी मसला है कि हर औरत को इसका इदराक है, चाहे वो पार्लियामेंट में बैठी हो तो भी वो ऐसी कई मौक़ों से गुजर के आई होती हैं कि खुद भी कई दफ़ा ऐसे मामलात का शिकार रहती हैं, और चाहे वो किसी दफ्तर में काम करती हो, चाहे वो किसी हाईएस्ट ऑफिस में हो। ये हमारा एक ऐसा मसला है कि ख़वातीन जो हैं वो कहीं ना कहीं ज़रूर ऐसी सिचुएशन से दो चार होती हैं जहाँ उनको सिर्फ ख़वातीन होने की वजह से या तो कमतर समझा जाता है या फ़ायदा उठाने की कोशिश की जाती है। लिहाजा ऐसा नहीं है कि कोई ऐसी औरत हो जिससे ये एहसास ना हो। हर खातून को ये एहसास ज़रूर होता है कि वो बड़ी वल्नरेबल है। बहुत से मुल्कों में यही हालात हैं, लेकिन ये कवानीन जो हैं ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पास किए थे 2010 में गालिबन, और ये बड़ी लैंडमार्क एक लेजिस्लेशन थी। अब होना ये चाहिए था कि इस पे आने वाली कंसेक्टिव हुकूमतें जो हैं वो इसको और मजीद स्ट्रेंथन करती, इसमें ऐड करती। जाहिर है लीड तो फिर पॉलिटिकल पार्टीज को लेनी चाहिए, हुकूमत को लेनी चाहिए, और बजाय कि ये नॉन इश्यूज पर और सियासी मुखालिफिन को पकड़ के अंदर करने के अलावा जो हमारे असल मसाइल हैं उन पर तवज्जो दे। और मैं समझती हूँ ये जहाँ तक आप समाजी मसाइल की बात कर रहे हैं तो ये ख़वातीन के हवाले से एक बड़ा इशू है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी, पलवशा हमारे साथ हैं और हमारे साथ ही रहिए। पलवशा, आप ये कह रही है कि असल मसाइल पर तवज्जो देनी चाहिए हुकूमत को। ये जान लेते हैं ज़रा शानदाना से, ये कहिएगा आपके पार्लियामेंट के मौजूदा हालात में किसी भी तरह की कानून साजी मुमकिन दिखाई नहीं देती इस वक्त जो कुछ चल रहा है पार्लियामेंट के अंदर। अगर दीगर जमातों की ख़वातीन भी आपके साथ आ जाएँ तब भी पार्लियामेंट को मौसर बनाने में कब तक PTI हुकूमत कामयाब हो सकेगी? देखिए जी, पार्लियामेंट को के दो बड़े काम होते हैं। पहला जो सबसे बड़ा काम है वो है कानून बनाना, दूसरा है ओवरव्यू करना हुकूमती इदारों का कि क्या हो रहा है, जिसे हम कहते हैं ओवरसाइट फंक्शन। अब मसला ये था कि PSC को इतना बड़ा इशू बनाया गया, बट ये सारा इन सम सेंस स्मोक स्क्रीन था, ड्रामा था, ताकि कानून साजी ना हो चुके। अब उनको मिल गई PSC की चेयरमैनशिप, PMLN को, जॉइंट अपोजिशन को, उसके बाद कमेटीज बनने का सिलसिला हुआ, उसमें भी तंग किया। कभी प्रोडक्शन ऑर्डर जब स्पीकर साहब जारी करे ना करे उस पर इशूज होते थे। तो यहाँ तक आपका सवाल और आपकी इंप्रेशन, आपकी बात ठीक है कि अपोजिशन कोई भी कानून साजी के मूड में नहीं लगती। ठीक है। शानदाना खान और पलवशा खान हमारे साथ मौजूद थी, और यकीनन इस पर हमारी पार्लियामेंटेरियंस को, हमारी ऐवानों में जो खवातीन बैठी हैं उनको सोचना चाहिए, और यकीनन उनको एहसास है, जैसे कि पलवशा भी कह रही थी, बट इस पर कानून साजी काम की बहुत ज़रूरत है ताकि कानून मजबूत हो। अवामी मसाइल के हल के लिए अवामी नुमाइंदे आते हैं तो उनका फोकस भी यही होना चाहिए। बिल्कुल। हमारे पास टाइम बहुत कम है, इसलिए हम जल्दी से जाएंगे आबदी साहब के पास, क्योंकि ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो बाहर जाना चाहते हैं, वीज़ा के हुसूल के लिए बहुत सी दुश्वारियां हैं। तो हम बगैर टाइम वेस्ट किए उनसे पूछेंगे कि जी जो लोग बाहर जाना चाहते हैं, जो लोग बल्कि स्टूडेंट्स बाहर जाना चाहते हैं, वो क्या करें। बहुत शुक्रिया आबदी साहब आपके वक्त के लिए। आप बताएं कि जो स्टडी वीज़ाज़ के सिलसिले में कुछ इस किस्म की कंपनीज़ होती हैं और ट्रैवल एजेंसीज़ होती हैं जो गैर रजिस्टर्ड हैं, जो बाज़ औक़ात बहुत नुकसानदेह भी हो सकती हैं तलबा के लिए, उस चीज़ को कैसे निपटा जाए, और क्या आपको लगता है कि इनकी कोई रेगुलेटरी बॉडी होनी चाहिए? जंग और फैल्कन ने मिल के एक सर्वे किया था जिसके एक अंदाजे के मुताबिक 7,000 के करीब मुख्तलिफ एजुकेशन और ट्रैवल एजेंट्स और दूसरे लोग जो इमिग्रेशन का काम करते हैं वो किसी न किसी तरह वीज़े और एजुकेशन के सिलसिले में जो है वो मशावरात या कंसल्टेंसी देते हैं, और उसमें आप यकीन करें कि तकरीबन 40% से ज़्यादा भी जो है वो रजिस्टर्ड या किसी तरह से कंपनीज़ के फॉर्म में नहीं होंगे। कुछ इंडिविजुअल्स हैं जो घरों से काम कर रहे हैं, और जिसके नतीजे में तलबा से 50,000 से लेके 5 लाख रुपए तक लोग वीज़ा कंसल्टेंसी की मद में या इसी तरह और एडमिशन की मद में पैसे ले लेते हैं। तो इस सिलसिले में ये है कि हायर एजुकेशन कमीशन
को भी देखना चाहिए और जो इदारे हैं उनको भी देख करके कि इसको एक रेगुलेशन बना के, एक फ्रेमवर्क बना के, और मेरा ख्याल है कि हर इदारे को एक एजुकेशन का, इसका कंसल्टेंसी का एक लाइसेंस इशू करना चाहिए, जिसके लिए काफ़ी काम किया जा चुका है और इस पर रिकमेंडेशंस भी हैं। और मैं ये समझता हूँ कि न सिर्फ ये उन लोगों के लिए एक बैरियर होगा जो कि गलत तरह से मुल्क से बाहर जाते हैं, बल्कि जो बैरून मुल्क की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं और जो मुल्क हमें रिसीव कर रहे हैं ऑन दी अदर एंड, को भी जेन्युइन स्टूडेंट्स मिलेंगे। बहुत शुक्रिया आब्दी साहब ने जैसे देते हैं मशवरा वैसे दिया। और वक्त बिल्कुल कम है हमारे पास, मंडे को आपसे मुलाकात होगी जियो पाकिस्तान में। वीकेंड। और ये पेन लिखता नहीं है।